ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर कुछ ना कुछ रिलेटेड है फंक्शन वाले चैप्टर से ही। तो देखते हैं क्या हम करते हैं। तो मान के चलते हैं मैंने कोई भी एक प्रोग्राम बनाया और इस प्रोग्राम में कोई एक वेरिएबल डिफाइन करा, लेट अस सपोज एक्स नाम का, जिसकी वैल्यू 10 है। इस प्रोग्राम में मैंने दो फंक्शन डिफाइन करे, एक एडिशन का और एक मल्टीप्लिकेशन का। लेकिन ये ध्यान रखते हुए कि ये जो फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं, जिन दो नंबर का एडिशन करा जाएगा वो कॉल करने वाले से आपको लेने हैं और रिजल्ट को कॉल करने वाले को वापस करना है। ठीक है, तो ऐड फंक्शन बनाया जिसमें ए और बी दो पैरामीटर बना दिए और रिटर्न कर दिया इन दोनों का एडिशन। अभी हमने कोई टाइप हिंट का यूज नहीं करा, एनोटेशन वगैरह का यूज नहीं करा। फिर एक दूसरा फंक्शन बनाया मल्टीप्लाई नाम से, इसमें भी दो पैरामीटर, जो भी इसे कॉल करेगा ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वापस करते हैं। अब यहां तक ऑलरेडी हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, कई बार कर चुके हैं। अब नया हम ये करने जा रहे हैं कि इस बार ये जो वेरिएबल है, ये जो फंक्शंस हैं, हम इस प्रोग्राम से एक्सेस नहीं करेंगे। एक दूसरा प्रोग्राम बनाया जाएगा। ये दूसरा प्रोग्राम हम बनाने जा रहे हैं और इस प्रोग्राम में मैं चाहता हूं कि एक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाए। देखते हैं क्या ये ऐसा होता है कि नहीं होता है। क्या लगता है आपको? नहीं होगी, है ना, क्योंकि इतना तो पता ही है कि चलेगा नहीं। एक्स इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब किसी भी एक प्रोग्राम के वेरिएबल आप दूसरे प्रोग्राम में, फिलहाल की नॉलेज के लिए तो जो है हमारे पास, एक्सेस नहीं कर सकते। कुछ नई बात आ जाए तो कह नहीं सकते, आज तक तो नहीं कर सकते। तो फिर इस तरह से तो जो आपका ऐड फंक्शन है, इसका जो, जब आप कॉलिंग करेंगे और यहाँ पर आपने अपनी वैल्यू पास करी और इसके रिजल्ट को प्रिंट करेंगे, और इसी तरह से मल्टीप्लाई को भी आप कॉल करेंगे, तो ये भी फिर नहीं कॉल होने चाहिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कोई प्रोग्राम अपने ही प्रोग्राम के वेरिएबल और अपने ही प्रोग्राम के फंक्शन को कॉल कर सकता है, दूसरे प्रोग्राम के नहीं। पहली एरर आ गई, एक्स इज नॉट डिफाइंड, तो आगे चला ही नहीं। तो इसको कमेंट करते हैं, तो बोलेगा ऐड इज नॉट डिफाइंड, कि ऐड नाम का फंक्शन तो है ही। अब यहाँ पे हमें नया कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है कि अगर आप किसी भी प्रोग्राम के फंक्शन, किसी प्रोग्राम के वेरिएबल दूसरे प्रोग्राम में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो पाइथन में एक कीवर्ड है जिसका नाम है इंपोर्ट। इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करके पहले अपने सोर्स प्रोग्राम को इंपोर्ट करेंगे। सोर्स प्रोग्राम का मतलब वो प्रोग्राम से है जिसके वेरिएबल और जिसके फंक्शन को आप इस टारगेट प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं। तो सर सोर्स प्रोग्राम का नाम क्या है, ये बहुत ध्यान से हमें समझना पड़ेगा क्योंकि इसके रूल्स हैं। तो मैंने जिस प्रोग्राम को इस वाले में यूज करना है उसका नाम रखा है P185.py। तो अब जब कोई भी इंपोर्ट इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है तो इसका मकसद होता है एक प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम में हमारा रीयूज करना। ठीक है,
तो अब इंपोर्ट के आगे सिर्फ प्रोग्राम का नाम लिखा जाएगा, .py एक्सटेंशन नहीं लगा, सिर्फ प्रोग्राम का नाम लिखा जाएगा। दूसरा रूल ये कहता है इंपोर्ट होने वाला प्रोग्राम अल्फाबेट या अंडरस्कोर से ही शुरू होना चाहिए। अगर आपने इस प्रोग्राम का नाम सिर्फ 185 करा होता तो वो इंडिपेंडेंटली चल रहा होता, रन पे क्लिक करके अगर कभी चलाया होता आपने, लेकिन वो इंपोर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इंपोर्ट जिस प्रोग्राम को आप कर रहे हैं वो प्रोग्राम वेरिएबल का जो नेम देने का रूल है उसके अकॉर्डिंग ही उसका नाम रखा गया हो, तभी वो इंपोर्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तीसरा रूल, जो वेरिएबल के नेम वाले रूल हैं वो सारे आ गए, फिर अब तीसरा चौथे की बात ही खत्म हो गई। मतलब अगर उस प्रोग्राम में कहीं स्पेस होता तो इंपोर्ट नहीं होगा, एरर आ जाएगी। तो अगर आपने अपने प्रोग्राम ऐसे बनाए हैं, आज की डेट हो गई 21, फिर स्पेस जनवरी स्पेस फंक्शन, तो वो प्रोग्राम डायरेक्टली चल रहा है लेकिन फिर इंपोर्ट नहीं हो सकता। इंपोर्ट वही प्रोग्राम होगा जिसके नाम में कोई स्पेस नहीं है, जिसके नाम में कोई सिंबल नहीं है, सिंबल है तो सिर्फ अंडरस्कोर है, और उसका नाम शुरू या तो अंडरस्कोर से होता है या अल्फाबेट से होता है। ऐसे ही प्रोग्राम को इंपोर्ट किया जा सकता है, नहीं तो अगर आप करना चाहते हैं तो उसको पहले रीनेम करके आओ, एक जो नाम का रूल है उसके अकॉर्डिंग नाम दे के आओ, तब इंपोर्ट कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है। अब जब किसी प्रोग्राम को रीयूज करने के लिए हम एक नए प्रोग्राम में इंपोर्ट करते हैं तो फिर अब उस प्रोग्राम को एक नया नाम दे दिया जाता है जिसका नाम होता है मॉड्यूल। यही हमारे नए चैप्टर का नाम है, मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या है? कुछ नहीं है, किसी भी पाइथन फाइल को ही अगर इंपोर्ट करके रन कराया जाए तो उस पाइथन फाइल को जो इंपोर्ट हुई उसको मॉड्यूल कहा जाता है। तो इस तरह से P185 जो आज तक एक प्रोग्राम था, आज इसका एक नया नाम रख दिया गया कि अब ये मॉड्यूल हो गया। तो सर ऐसे तो आज तक जितने प्रोग्राम बनाए हैं सबको इंपोर्ट कर लो, हमने कहा सारे के सारे क्या बन जाएंगे? मॉड्यूल बन जाएंगे। तो मॉड्यूल का अलग से कोई सिंटैक्स नहीं होता है लिखने का, बनाने का या कोई इंप्लीमेंट करने का। इंपोर्ट किसी प्रोग्राम को करना ही वो प्रोग्राम को मॉड्यूल बना देता है कि अब ये इंपोर्ट होने वाला प्रोग्राम मॉड्यूल कहलाएगा। और इसी पैटर्न पे इंपोर्ट करने वाले प्रोग्राम को स्क्रिप्ट कहा जाता है। जिसने इंपोर्ट करा उसको स्क्रिप्ट कहेंगे और जो इंपोर्ट हुआ उसको मॉड्यूल कहेंगे। दैट मीन्स है दोनों ही प्रोग्राम। जिसको हम डायरेक्ट रन कर देते हैं वो स्क्रिप्ट होता है, और जिसको डायरेक्ट रन नहीं करते, किसी प्रोग्राम में इंपोर्ट करके फिर रन करते हैं, तो उसको मॉड्यूल कहा जाता है। ठीक है। तो अब मैं यहां पर इसको रन कर रहा हूं ऐसे करके, चलेगा? हमने कहा नहीं, अभी बात अधूरी है, पूरी नहीं हुई है, अभी तो एक हिस्सा आपने बताया कि पहले उस प्रोग्राम को इंपोर्ट करना होगा, आगे भी कुछ और है, सीखना पड़ेगा। अभी अभी भी एरर आएगी। अब अगला रूल, इंपोर्ट हुए प्रोग्राम के वेरिएबल्स फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए सिंटैक्स में मॉड्यूल का नेम डॉट वेरिएबल का नेम, मॉड्यूल का नेम डॉट फंक्शन का नेम, ये सिंटैक्स यूज होगा। अब यहां पर एक्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मॉड्यूल का नेम डॉट उसके वेरिएबल का नाम। तो अब यहां तो चल जाएगा लेकिन एरर आएगी ऐड में। ठीक है। अब अगर मैं इसे भी कॉल करना चाहता हूं, यहाँ लिखेंगे P185 डॉट, तो इस तरह से एक प्रोग्राम में डिफाइन किया गया फंक्शन दूसरे प्रोग्राम से कॉल किया जा सकता है। अब दूसरा प्रोग्राम आपने आज बनाया कल बनाया उससे फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है। तो फिलहाल एक हिडन रूल और है जो हमें जानना पड़ेगा, वो ये दोनों प्रोग्राम सेम फोल्डर में रखे होने चाहिए। अगर ये प्रोग्राम सी ड्राइव में रखा है, ये डी में रखा है, तो फिलहाल तो नहीं चलेगा, लेकिन इसका भी तरीका होता है। अल्टीमेटली दो प्रोग्राम एक लैपटॉप पे होने चाहिए बस, और हम मॉड्यूल का यूज करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो एक लैपटॉप की बात नहीं हो रही है, एक फोल्डर की बात हो रही है। जो इंपोर्ट होने वाला प्रोग्राम है वो, और जो इंपोर्ट करने वाला प्रोग्राम है वो दोनों के दोनों हमारा सेम डायरेक्टरी में होने चाहिए। फिलहाल का रूल है, अलग भी हो सकते हैं, उनको देखेंगे चला के। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट बनकर आता है हमारा यहाँ पर मॉड्यूल का। ठीक है। तो एक प्रोग्राम
कितने मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकता है, कोई लिमिट नहीं। जितने की उसे जरूरत महसूस हो रही है उतने को इंपोर्ट कर करके अपना वो यूज कर सकता है। इंपोर्ट होने वाला स्टेटमेंट सबसे पहले आएगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। इंपोर्ट जब जरूरत पड़े तब कर लो, उसके पहले आपको कुछ और लूप वूप चलाने हैं, फेल्स लगाना है, जो करना है आप कर सकते। इट इज नॉट लाइक सी लैंग्वेज कि पहले हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच ही होगा। आप जब जरूरत पड़े, बीच में, लास्ट में, शुरू में, उस समय मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं। बट इट इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस कि बीच बीच में, लास्ट में करें। हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि आप इंपोर्ट स्टेटमेंट को पहले लिखें अगर आपका स्क्रिप्ट किसी मॉड्यूल पर डिपेंडेंट है, रादर देन ये सोचें कि जब बीच में आएगी जरूरत तब करते हैं, जब तक जरूरत नहीं है तब तक ऐसे ही रहने देते हैं। ये अप्रोच अच्छी नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? उसकी वजह है रीडेबिलिटी। मेंटेनेंस के टाइम पर, मेंटेनेंस के टाइम पर रीडेबिलिटी का मतलब क्या है? मान लो मैंने इंपोर्ट अभी नहीं करा, आगे 50 लाइन के बाद कर रखा है क्योंकि मुझे जरूरत 50 लाइन के बाद थी, बाकी मैं अपना कोई भी कोड अपना लिख रहा हूँ। ठीक है, अब ये वाला प्रोग्राम मैंने किसी को पेन ड्राइव में दे दिया, उसने अपने घर जाके जब रन कराया तो चला नहीं, क्योंकि मैं उसे जो मॉड्यूल वाला प्रोग्राम इंपोर्ट करने वाला था वो देना भूल गया। तो अब वो मुझे बताएगा कि सर मेरे लैपटॉप पे प्रोग्राम नहीं चल रहा है, इसमें कोई मॉड्यूल नॉट फाउंड वाली एरर समथिंग करके आ रही है हमारी। ठीक है, तो अब मैं उससे क्या बोलूंगा कि जरा अपना प्रोग्राम खोल के चेक करके बताओ कौन सा इंपोर्ट हो रहा है। इस बात का आंसर जानने के लिए उसको कहाँ जाना पड़ेगा? पूरे प्रोग्राम में ढूंढना पड़ेगा कहाँ लिखा है इंपोर्ट स्टेटमेंट। तब मुझे बताएगा सर वो इंपोर्ट के आगे एक लिखा है वो रह गया है। लेकिन अगर मैंने इंपोर्ट स्टेटमेंट पहले ही लगा रखे होते प्रोग्राम की बिगिनिंग में, प्रोग्राम खोलते उसे ऊपर दिख जाता अच्छा ये इंपोर्ट हो रहा है यहाँ पर मार, तो उसकी रीडेबिलिटी बेटर हो जाएगी कि प्रोग्राम की डिपेंडेंसी कहाँ कहाँ पर है। तो किसी भी प्रोग्राम में इंपोर्ट स्टेटमेंट को स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि इनिशियल स्टेटमेंट्स पे करना चाहिए, रादर देन जब जरूरत पड़ रही है तब आप उसे करें। ठीक है, करने को करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब अगर हम थ्योरी में आ जाएं, एक बार ना पहले से करके देखो, क्योंकि आपसे करोगे तो पहली बार में शायद ना हो, बहुत गलतियां करोगे, जबकि बहुत छोटी बात है ये, लेकिन जब करोगे तो होगा नहीं, पहली बार में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। करके देखो। ये मल्टीपल मॉड्यूल के लिए में कॉमन लगानी पड़ेगा या फिर होगा इम्पोर्टेंट ना होगा? जो सिंटैक्स कहता है वो ये कि अगर ये मॉड्यूल हमारा सेम कॉन्टेक्स्ट के हैं तो कॉमा से भी कर सकते हो, और अगर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के हैं तो अलग अलग इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखने चाहिए। अब कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है, अभी आगे की क्लास में आ जाएगा, हो सकता है आज आ जाए, हो सकता है कल आए। तो आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। अब कुछ सिनेरियोज, मान लीजिए ये मेरा मॉड्यूल है और ये मेरा स्क्रिप्ट फाइल है, यहाँ पर मैंने इसको इंपोर्ट कर रखा है। अब मैंने इस स्क्रिप्ट को रन कराया, इंटरप्रेटर मेरी स्क्रिप्ट में जो स्टेटमेंट हैं इनमें गलतियां ढूंढेगा, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह चेक करेगा, स्ट्रिंग ओपन क्लोज हो रही नहीं हो रही है, इंडेंटेशन प्रॉपर है कि नहीं, सब चेक करेगा ही करेगा। जिस मॉड्यूल को मैंने इंपोर्ट करा है उसके भी चेक करेगा। लॉजिकली करना चाहिए, वरना तो यहाँ कुछ भी लिख दूंगा चल ही जाएगा फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इंटरप्रेटर से अपने प्रोग्राम को रन कराते हैं और उस प्रोग्राम में कोई मॉड्यूल इंपोर्ट हो रहा है, तो इंटरप्रेटर अपना टाइम सिर्फ आपके प्रोग्राम को कंपाइल करने में नहीं लगाएगा। कंपाइल करने का मतलब यहाँ पर है सिंटैक्स एरर चेक करना, एज वेल एज
जितने मॉड्यूल आपने इंपोर्ट कर रखे होंगे सबके सिंटैक्स भी चेक करे जाएंगे। सर एग्जीक्यूशन कहीं ना कहीं स्लो हो जाएगा फिर तो। हमने कहा हो गई, क्या करें, गलत थोड़ी चला देंगे, गलत चलाने से अच्छा टाइम ले लो, है ना। तो अब हमने कहा चलो कोई बात नहीं, लग तो सही रहा है। अब मैंने इस प्रोग्राम को दोबारा फिर रन कराया। दोबारा रन कराएंगे तो फिर से सारे कोड को दोबारा चेक करा जाएगा, क्योंकि इंटरप्रेटर का रूल है कि जितनी बार प्रोग्राम रन कराओगे उतनी बार प्रोग्राम को स्कैन किया जाएगा गलतियों के लिए। ये नहीं कह सकते अभी तो चलाया था वही है सेम। आप चाहे सेम चलाओ चाहे चेंज करके चलाओ, इंटरप्रेटर का रूल अपना होता है कि भाई हमारा वो हर बार जितनी बार चलाओगे गलतियां चेक करेगा ही करेगा। हमने कहा चलो कर लो, लेकिन फिर से क्वेश्चन, हमने जो इंपोर्ट कर रखे थे इनको भी दोबारा चेक करेगा? हमने कहा करेगा ही, क्यों नहीं करेगा। तो ये तो बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो गया। अब सोचो, जो मैंने इंपोर्ट कर रखा है मॉड्यूल, इसने भी पीछे से किसी को इंपोर्ट कर रखा था, ऐसा भी तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। तो किसी को नहीं छोड़ेगा इंटरप्रेटर, सबको चेक करेगा। तो सर ऐसे तो एग्जीक्यूशन बहुत स्लो हो जाएगा। हमने कहा होगा ही, क्या करें। तो एक काम करो, पहले करके दिखाओ एक बार, जो आप कह रहे हो ऐसा होता भी है कि नहीं होता है। लॉजिकल लग तो रहा है, होना चाहिए, वरना गलत थोड़ी चल जाएगा। करके दिखाते हैं पहले। तो अब यही वाला प्रोग्राम था। इस वाले प्रोग्राम में मैंने कॉलन नहीं लगाया, एरर है। मैंने सीधा इंपोर्ट करने को दे दिया कि कर लो इंपोर्ट, इस वाले से कोई इंपोर्ट कर लो। मैं तुरंत इसे करा रहा हूँ, इसमें कोई गलती नहीं है। देखते हैं इंटरप्रेटर का बिहेवियर। सिंटैक्स है एक्सपेक्टेड कॉलन, कहां पर? प्रोग्राम नंबर 18 फाइल में, है ना, लाइन नंबर 2 में। इस फाइल की लाइन नंबर 2 पर एरर है। समझ में आ रही है कहानी हमारी? ठीक है, इसका मतलब कि मॉड्यूल जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर इंपोर्ट जिस मॉड्यूल किया जा रहा है पहले वो सही लिखा हो, तभी इंपोर्ट हो पाएगा, अदरवाइज पकड़ा जाएगा जैसा ही पकड़ा गया है। तो अब यहाँ पर पाइथन के क्रिएटर ने एक कॉन्सेप्ट निकाला। कॉन्सेप्ट ये निकाला कि जब ये प्रोग्राम अपने अंदर से मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहा है तो इसको कंपाइल तो हम करेंगे करेंगे, छोड़ेंगे नहीं इसे। अब ये बताओ, इस प्रोग्राम को मैंने एक बार रन कराया, ये भी कंपाइल हुआ, ये भी कंपाइल हुआ। अब मैंने इसको दोबारा रन कराया, ये भी कंपाइल हुआ, ये भी कंपाइल हुआ। तो प्रोग्रामर ने जब दोबारा रन कराया है तो शायद कुछ चेंज करा होगा इसने, इसके अंदर कोई वेरिएबल की वैल्यू बदली होगी, कोई स्टेटमेंट जोड़ा होगा, कोई घटाया होगा, तब तभी तो दोबारा चला के देखा है उसने। लेकिन उसने क्या मॉड्यूल वाले प्रोग्राम में भी चेंज करा होगा? शायद नहीं करा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सोचा गया कि क्यों ना एक काम ये करें कि जब कोई मॉड्यूल फर्स्ट टाइम इंपोर्ट हो और वो कंपाइल किया जाए, तो कंपाइल होने के बाद इसका कंपाइल्ड कोड हम कहीं सेव करा लेते हैं। सर ये भी होता, हमने कहा एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए तरीका निकाला गया कि हम अपने प्रोग्राम का जो सोर्स कोड है उसको कंपाइल करने के बाद एज इट इज नहीं छोड़ते, कंपाइल करने के बाद उसको सेव कर लेते। और सेव जब इसको करेंगे तो जिस फाइल में सेव होगा उसका एक्सटेंशन होगा .pyc, और जो यहां पर आएगा वो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो इंग्लिश के करेक्टर तो नहीं होंगे, कंपाइल्ड कोड होगा, अजीब सा ही कुछ कोड नजर आएगा, कुछ इनक्रिप्टेड कोड काइंड ऑफ होगा। ठीक है, उसको हम एक फैंसी नाम से जानेंगे, बाइट कोड, BYTE, बाइट कोड, जैसा बोलेंगे बाइट। तो इंटरप्रेटर कह रहा है आप मुझसे कहो ना कहो, ये काम मैंने कर दिया। जब भी आप किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं तो फर्स्ट टाइम जब वो इंपोर्ट हो रहा होता है तो उसका कंपाइल्ड कोड बनाकर आपको दे दिया जाता है। अब आप स्मार्टली कैसे काम करेंगे? अब आप उस बाइट कोड को इंपोर्ट करें रादर देन जो आपका मॉड्यूल का सोर्स कोड था उसको इंपोर्ट करें। तो सर अभी आप ये कहना चाहते हैं
कि जैसे हमने प्रोग्राम चलाया तो ये सब हो गया होगा, हमने कहा अभी दिखाऊंगा आपको सब हो गया है, ठीक है। तो मॉड्यूल का जो बाइट, तो सर बाइट कोड तो इसका ही बना होगा, ये भी तो कंपाइल हुई है फाइल, हमने कहा बाइट कोड तो इसका ही बना होगा। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, इसका जो रन कराया गया था प्रोग्राम, इसका बाइट कोड बनते ही डिलीट कर देता है, एग्जीक्यूशन होते ही डिलीट कर देता है। लेकिन जो मॉड्यूल वाले बाइट कोड थे, कंपाइल्ड फाइल जो थी, उनको बचा लेता है, सो डैट उनको अगली बार जब इंपोर्ट करें तो यही कंपाइल्ड फाइल यूज हो जाए, दोबारा कंपाइल ना करना पड़े मॉड्यूल के लिए, और एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाए। ऐसा करने के लिए इंटरप्रेटर अपने आप आपसे बिना पूछे एक फोल्डर बनाएगा, अंडरस्कोर अंडरस्कोर पाई कैश, और इस फोल्डर के अंदर, ये फोल्डर अपने आप बनेगा, आपको नहीं बनाना है, और इस फोल्डर के अंदर मॉड्यूल का कंपाइल्ड कोड स्टोर हो जाएगा। अब जरा देखना अपनी डायरेक्टरी में कोई फोल्डर बना पाई कैश नाम से, देखो बना होगा, अरे बना होगा, अगर आपने मॉड्यूल बनाया है तो जरूर बना होगा, रन करा लिया है तो। मैं अपने में देखा, कहाँ बनेगा, करंट डायरेक्टरी में ही। ये देखो सबसे ऊपर ही बन गया मेरे में, तो आज ही बना 21 तारीख को, ये बन गया। इसके अंदर जाओ, ये क्या है, ये कंपाइल्ड फाइल, कंपाइल्ड पाइथन फाइल, किसकी, मॉड्यूल की। नाम अजीब सा है, नाम छोड़ो, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टी में जाओ, एक्सटेंशन चेक करो, PYC, कंपाइल्ड पाइथन। सर खोल के दिखाना, कुछ समझ नहीं आएगा, करके देख लो, इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा। ये बाइट कोड है, मतलब ये वो कोड है जो इंटरप्रेटर ये कह रहा है कि अगर मुझे दे दोगे तो मैं इसको रन करा दूंगा, इसको दोबारा से चेक करने की जरूरत नहीं है अब। लेकिन जो आपने इंग्लिश में लिखा था वो दोगे तो मैं पहले ये बनाऊंगा फिर रन कराऊंगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब मैं पाइथन का सॉफ्टवेयर बनाकर किसी क्लाइंट को दूंगा तो ये वाला कोड दूंगा, क्योंकि अगर मैं उसे अपना सोर्स कोड दे दूं तो दो नुकसान हो गए। पहला नुकसान तो ये हो गया कि उसने मेरा सारा लॉजिक देख लिया, कल को वो किसी और के पास चला जाएगा मेंटेनेंस कराने के लिए, मेरा जो मेंटेनेंस आता वो चला गया। दूसरा नुकसान इससे ज्यादा ये हो गया कि जितनी बार वो चलाएगा उसका एग्जीक्यूशन उसको स्लो फील हो रहा होगा, क्योंकि जब वो चलाएगा तो सोर्स कोड पहले कंपाइल होगा इस कोड में, फिर ये कन्वर्ट होगा मशीन कोड में, तब रन होगा। यानी कि ये कोड भी एग्जीक्यूट नहीं होता है, इसको भी किस में कन्वर्ट करा जाएगा, मशीन कोड। मतलब बिहाइंड द सीन पाइथन का एग्जीक्यूशन फ्लो अगर आप देखो तो आप जो लिखते हैं एज ए प्रोग्रामर उसको बोलते हैं सोर्स कोड। सोर्स मान ले जहां से चीज शुरू हुई, हमने ये लिखी शुरू यहीं से हुई, तो इसको इसलिए क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। फिर सोर्स कोड को कंपाइल कराया जाता है और कन्वर्ट करा जाता है बाइट कोड में, बनता है बाइट कोड। फिर इस बाइट कोड को कन्वर्ट करा जाता है किसमें, मशीन कोड में। अब जाके ये सीपीयू को देने लायक हुआ है, तब जाके आपका आउटपुट आता है। जितनी बार मैं अपने प्रोग्राम को रन कर रहा था पहले क्लास से लेके आज तक, हर बार ये हो रहा था, हर बार ये हो रहा था। अगर एक ही प्रोग्राम 4 बार रन कराएं, 4 बार कंपाइल होगा, 4 बार मशीन कोड बनेगा, तब सीपीयू तक बात पहुंचेगी। सी लैंग्वेज यहां पर कैसे आगे हो जाती है पाइथन से। सी लैंग्वेज क्या करती है, जब पहली बार किसी प्रोग्राम को रन कराया जाता है तो उसका मशीन कोड बनाकर आपको दे देती है, ले जाओ मशीन कोड ले जाओ, और अगली बार इसे कराना ही मत रन, अगली बार इसी को रन कराते रहना, तो अब कोई ट्रांसलेशन होगा ही नहीं, सीधा मशीन कोड रन हो रहा है। तो सोर्स कोड रन कराओगे बार बार, स्लो एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि उसको कन्वर्ट होना है पहले मशीन कोड में। और अगर मशीन कोड ही मिल जाए आपको किसी तरह से और उसको रन करना हो तो ऑब्वियसली कोई ट्रांसलेशन होना नहीं, सीधा सीपीयू को जाएगा, एग्जीक्यूट जल्दी लगेगा, आपको हो रहा है। पाइथन ने कहा कि हम इसको तो सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसके नुकसान भी हैं, फायदे तो यही है कि सी का जो फीचर है कि सी सबसे फास्ट होती है, उसकी कई वजह, उनमें से एक वजह यही है कि सी में पहली बार प्रोग्राम लिखने के बाद जब रन कराते हैं तो मशीन कोड बनाकर आपको दे दिया जाता है, अब आप उस मशीन कोड पे काम करते रहो, एग्जीक्यूशन आपको फास्ट लगेगा। नुकसान क्या है वो समझते हैं, क्योंकि अगर फायदे ही फायदे होते तो पाइथन वाले भी छोड़ते नहीं इस बात को, वो भी इस बात को लेके चलते, क्योंकि पाइथन का जन्म सी के बाद हुआ है, और जब सी ने इस काम को कर लिया तो पाइथन को पता तो है कि ऐसा चल रहा है मार्केट के अंदर, बट उन्होंने फिर भी नहीं करा। उसकी वजह यह रही कि मशीन कोड सेव करते हैं तो ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो जाता है। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब है मशीन कोड
अगर मैं विंडोज लैपटॉप पे बना रहा हूं तो मुझे इसे .exe फाइल में सेव करना पड़ेगा। .exe फाइल ये बोलेगी मैकबुक पर मुझे नहीं चलना, रेड हैट पे मैं नहीं चलूंगी, किसी और प्लेटफॉर्म पर मुझे नहीं चलना, मैं सिर्फ कहाँ चलूँ, विंडोज। तो अब प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट जिस जमाने में सी चला करती थी 1972 में, उस समय शायद इतनी जरूरत ही नहीं होती, इतने प्लेटफॉर्म ही नहीं होते थे, एक ही था यूनिक्स। ये तो अब आ गए हैं कि विंडोज के, मैकबुक के, ये के वो, पहले कुछ नहीं होता था। पहले बस एक ही होता था, यूनिक्स, उसी पर दुनिया चलती थी। ठीक है, तो उस समय जब सी के क्रिएटर ने ये सोचा तो उन्होंने गलत नहीं सोचा, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, प्लेटफॉर्म बढ़ते चले गए, ये समस्या बननी शुरू हो गई कि मशीन कोड प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। जिस प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है उसी लैपटॉप पर चलाओगे तो चलेगा, दूसरे लैपटॉप पे अगर वही प्लेटफॉर्म मिला तो चलेगा, दूसरा मिल गया तो नहीं चलेगा। इसलिए लोगों ने मशीन कोड को सेव करना बाद में बंद कर दिया। तो जितनी बात की लैंग्वेजेस आई, उन्होंने मशीन कोड सेव करना फिर बंद कर दिया, और अपने आप के ऊपर एक लेवल क्या लगा लिया, हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, क्योंकि हम मशीन कोड बनाते ही नहीं। लेकिन अपने आप को थोड़ा स्लो कर लिया। अब जावा लैंग्वेज ने क्या करा, इस पे काम करना शुरू कर दिया कि हम आपको ये बना के देंगे और इसको आप बार बार रन कराओ। इसको जब बार बार रन कराओगे तो आपको मशीन कोड बार बार बनाना पड़ेगा, लेकिन एक फेज तो कम हो गया, बाइट कोड सीधा कन्वर्ट होगा मशीन कोड में। तो सी से स्लो होगा जावा का एग्जीक्यूशन, लेकिन पाइथन से फास्ट होगा। पाइथन ने क्या करा, इसको भी नहीं रखा, इसको भी नहीं रखा। पाइथन के क्रिएटर चाहते थे सिंपलिसिटी लो, एग्जीक्यूशन बाद में देखेंगे, क्योंकि जो ऑडियंस हमारी पाइथन की है उनको स्लो फास्ट से मतलब ही नहीं, उनको मतलब है आसान कैसे होगा। तो पाइथन के क्रिएटर का ऑब्जेक्टिव पाइथन को एफिशिएंट बनाना बिल्कुल नहीं था, पाइथन को सिंपल बनाना था। और सिंपल बनाने में अगर कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है तो कर दो। तो सेक्रीफाइस यही करा गया कि ना मशीन कोड बनाओ ना बाइट कोड बनाओ, सोर्स कोड एज इट इज रहने दो, और इसी को प्रोग्रामर से को इसी को चलाते रहो, इसी को अलग से कंपाइल इंपाइल का कॉन्सेप्ट ही नहीं रखते हैं। इस वजह से पाइथन कहीं ना कहीं थोड़ी स्लो हो गई इस मामले को लेकर। जितनी बार चलाओगे मशीन कोड, पहले तो बाइट कोड बनेगा, फिर मशीन कोड बनेगा, फिर आउटपुट आएगा। जब मॉड्यूल वाली बात आई तो पाइथन ने कहा चलो इसमें इस काम को कर लेते हैं, कि जब मॉड्यूल की बात आएगी तो हम सोर्स कोड का जो मॉड्यूल है, उसका जो सोर्स कोड है उसको कंपाइल करके बाइट कोड में रख लेते हैं और इसे बचा लेते हैं, और अगली बार जब कहीं भी इंपोर्ट होगा तो इसी को लेकर हम आगे इंपोर्ट अपना करते रहेंगे, थोड़ा सा एफिशिएंसी हमारी बेटर हो जाएगी। ठीक है, चलो अब ये सब मैं करके दिखाता हूं। ये बाइट कोड हो गया, मॉड्यूल में तो बाइट कोड दोबारा बनाना पड़ेगा, करना पड़ेगा तो सब होगा। और अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो ये ऑटोमेटिक अपने आप होता रहेगा। ठीक है, हम कुछ नहीं सोच रहे हैं, तो बिहाइंड द सीन इंटरप्रेटर अपने आप कर रहा है जो उसे करना है। तो अभी हम अपने आप करके देखते हैं कैसे करेंगे। अगला रूल, अगर किसी ने बाइट कोड के दर्शन कर लिए जैसा हमने कर लिए, है ना, अब ये करप्ट हो जाएगा। बाइट कोड की फाइल सेंसिटिव होती है, इसको आप एडिट नहीं कर सकते। एडिट का मतलब ये नहीं है कि इसमें चेंज नहीं करा मैंने, आपने इसे ओपन ही क्यों करा, क्योंकि अगर आप इसे ओपन करके क्लोज करेंगे तो ये फाइल एडिट में आ जाएगी। अब ये फाइल करप्ट मान ली जाएगी और इंटरप्रेटर इस फाइल का मशीन कोड अब नहीं बनाएगा। अब इसका नुकसान भी लग रहा है हमें, फायदा भी लग रहा है। सोचो अगर इस फाइल में वायरस आ गया, सोचो अगर इस फाइल के अंदर वायरस आ जाता, तो वायरस कौन है, कोई हार्डवेयर है, कोई कोड ही है, मान लो आ गया ये वायरस है, मान लो ये। अब सोचो अगर ये ये लाइन चल गई, तो हो सकता है ये लाइन मेरा सिस्टम क्रैश कर दे, हो सकता है ये लाइन मेरा सारा ड्राइव का डेटा, सी ड्राइव का डेटा सब उठा के किसी सर्वर पर अपलोड कर दे। तो पाइथन ने क्या करा, हम ये कोड ही करप्ट कर देते हैं, कुछ नहीं चलेगा, हम भी नहीं चलेंगे, ये भी नहीं चलेगा। इस तरह से बाइट कोड को सेफ बनाया गया कि बाइट कोड को एडिट नहीं किया जा सकता, सिर्फ कंपाइलर जनरेटेड बाइट कोड ही मशीन कोड में कन्वर्ट होगा। अगर अब बीच में कोई एडिटिंग हो गई, मैनिपुलेशन हो गया, तो बाइट कोड वो करप्ट मान लिया जाएगा और वो किसी काम का नहीं है। इसे बोलते हैं बाइट कोड सिक्योरिटी, जो हर लैंग्वेज में मिलेगी, जावा में भी है, पाइथन में भी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये फाइल मैंने चेंज कर दी है, अब मुझे दोबारा बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं और इसको सीधा रन करेंगे। अब देखना आपकी आंखों के सामने बनेगा। देखो, 6:53 मिनट।
अब खोल नहीं रहे इसे वरना फिर बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करें, हमने कहा एक काम करो, इसको यहां से रीनेम करो, इसका नाम वही कर दो P185। अब क्या करो, इसको यहां से कॉपी करो और करंट डायरेक्टरी में पेस्ट मार दो, और करंट डायरेक्टरी के अंदर जो सोर्स फाइल थी इसको यहां से हटा दो, इसको हटा के मैं डेस्कटॉप पे ले आया, बाकी जरूरत पड़ेगी। अब जब इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा तो इंटरप्रेटर इसको जब ढूंढेगा तो फर्स्ट अटेम्प्ट इसका सोर्स कोड ढूंढता है करंट डायरेक्टरी के अंदर, अगर वो मिल जाएगा तो उसको पकड़ेगा, बाइट कोड को छोड़ देगा, और अगर सोर्स कोड नहीं मिला, बाइट कोड वाली फाइल मिल गई तो भी रन करा देगा। तो अब जितनी बार मैं इसको रन करा रहा हूं मॉड्यूल कंपाइल नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी कंपाइल्ड फाइल यूज कर रहा हूं। अब आप बोलो सर सोर्स कोड में चेंज कर दें तो सोर्स कोड में चेंज तो आप यहां करोगे, मान लो आपने कर दिया, इसकी वैल्यू मैंने 100 कर दी। अब ये बताओ, जो इंपोर्ट हो रही होगी वो करंट डायरेक्टरी से फाइल इंपोर्ट हो रही है, और करंट डायरेक्टरी के अंदर आपने इसकी कौन सी फाइल रखी हुई है, बाइट कोड वाली, उसमें अपने आप चेंज थोड़ा ना आ जाएगा, वो तो पुरानी वाली चलनी चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं। तो सर अगर मैं चाहता हूं कि जो मैंने चेंज करे वो आए तो अपनी करंट डायरेक्टरी से एक बार हटा दो मॉड्यूल को, इसको रख दो, दोबारा बन जाएगा, ये खेल दोबारा कर लेना। और सर अगर मैंने करंट डायरेक्टरी से ये भी हटा दिया तो कट कर दिया, इसको भी यहाँ रख लिया तो सर अभी तो हमने करंट डायरेक्टरी से इंपोर्ट करना ही सीखा है। अब ये मना करेगा कि भाई मॉड्यूल तो है ही नहीं, मॉड्यूल नॉट फाउंड, एरर, नो मॉड्यूल नेम। इसका मतलब ये क्या ढूंढ रहा है, बाइट कोड ढूंढ रहा था, चल रहा था हमारा। अब मैंने क्या करा, मैंने इसको सोर्स कोड दे दिया कि भाई चलो सोर्स कोड ले लो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, दौड़ेगा। यानी कि जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसका सोर्स कोड फर्स्ट प्रायोरिटी पे देखा जाता है, सोर्स कोड नहीं है तो बाइट कोड देखा जाता है, बाइट कोड भी नहीं है तो एरर आ जाती है, नो मॉड्यूल नेम। इसका मतलब ये हो गया कि पाइथन के क्रिएटर ने अगर हमें कुछ मॉड्यूल बनाकर दे रखे होंगे तो बहुत ज्यादा चांस है उन्होंने सबके बाइट कोड दे रखे होंगे हमारे लिए, क्योंकि अगर पाइथन के क्रिएटर ने अगर मॉड्यूल बना के दे रखे हैं और सोर्स कोड दे रखा है और वही हमें इंपोर्ट करने पड़ेंगे तो हमारा तो बहुत स्लो एग्जीक्यूशन होगा फिर ऐसे, क्योंकि उनके मॉड्यूल में तो लाखों लाइन का कोड लिखा हुआ है। हम तो 4 4 लाइन के मॉड्यूल बनाते हैं, उन्होंने थोड़ी 4 लाइन के बनाए होंगे। अभी दिखाऊंगा खोल के भी आपको पाइथन के लाइब्रेरी के मॉड्यूल। ठीक है, चलो तो समझ में आ गई कहानी हमारी कि बाइट कोड की कहानी हमारी क्या होती है और कैसे हमारा काम करती है। ठीक है, तो अब किसी को अगर आप देना चाहते हो तो ये दे सकते हो या ये दे सकते हो, ये दोगे उससे कहना कि अपने सेम डायरेक्टरी में पेस्ट करे, इंपोर्ट करे, चला ले, ये दोगे तो भी यही कहोगे उससे, ये देने से उसका एग्जीक्यूशन थोड़ा फास्ट करा दोगे, क्योंकि बाइट कोड से मशीन कोड में कन्वर्ट होगा मॉड्यूल वाला, इसका बाइट कोड दोबारा नहीं बनेगा। और ये दोगे तो एग्जीक्यूशन थोड़ा उसका स्लो करा दोगे, क्योंकि इसका पहले बाइट कोड बनेगा फिर मशीन कोड बनेगा तब चलेगा ये। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी पाइथन के सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद जब किसी को दिया जाता है ये वाला फॉर्मेट का दिया जाता है। और अगर क्लाइंट ये कहे कि मैं तो विंडोज लैपटॉप पे जिंदगी भर चलाऊंगा ये सॉफ्टवेयर, तो मैं फायदा ले लूंगा, मैं ईएक्सी बना के भी दे दूंगा, मशीन कोड बनाकर भी मैं उसको दे सकता हूँ। तो ये एड ऑन है, बाय डिफॉल्ट नहीं है, कि अगर आप क्लियर हैं कि आपका क्लाइंट विंडोज पे चलेगा तो आप उसे मशीन कोड बना के भी दे सकते हो ताकि एग्जीक्यूशन और बेटर किया जा सके। तो ये सब बात की बातें हैं, जो उस लेवल पर पहुंच जाएगा सोचेगा कि यार ऐसे हो जाए तो अच्छा है, वैसे हो जाए तो अच्छा है। इनिशियल लेवल पर सब नहीं सोच रहे हैं सब बातें, इनिशियल लेवल तो बहुत आसान है, सब आसान है पाइथन में। चलो अब वापस पिक्चर पे आ जाते हैं, यहाँ पर रख ही दिया है मैंने, और यहाँ से इसको मैं हटा ही दे देता हूँ। ठीक है, तो बाइट कोड का कॉन्सेप्ट क्या है समझ में आ गया। तो फिर तो सर हर पाइथन फाइल का बाइट कोड बनता ही होगा, हमने कहा हाँ। लेकिन बनने के बाद वो डिलीट कर दिया जाता है, मॉड्यूल का डिलीट नहीं करते, उसको बचा लेते हैं, क्योंकि ये मान के चल रहे हैं कि मॉड्यूल पता नहीं कहाँ कहाँ कितनी बार और इम्पोर्ट होगा, तो इसलिए इसका बाइट कोड बना कर रख लेते हैं और एग्जीक्यूशन को थोड़ा सा फास्ट करते हैं। अब करंट डायरेक्टरी से इंपोर्ट ना करके
अगर मैं इसको एक डिफरेंट डायरेक्टरी से इंपोर्ट करना चाहता हूं तो कैसे करेंगे? तो मैंने क्या करा, मैंने इसको करंट डायरेक्टरी से हटा दिया, कट करके मैंने इसको रख दिया डेस्कटॉप पे। ठीक है, अब मैं जब चलाऊंगा तो ये मना कर देगा कि मुझे नहीं मिल रहा, ये मॉड्यूल कहाँ है। अब इंटरप्रेटर को हम इन्फॉर्म करेंगे, इंटरप्रेटर ये जो मॉड्यूल है ये करंट डायरेक्टरी में नहीं है, ये डेस्कटॉप पे रखा है, या सी ड्राइव में रखा है, या डी ड्राइव में रखा है, या ई ड्राइव में रखा है। अभी कैसे करेंगे ये जनरली रिकमेंड नहीं होता, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। तो मेरा विंडोज है, तो विंडोज पे कैसे होता है ये मैं बता रहा हूँ। जिनका मैकबुक है आप अपने लेवल पर एक बार देख लेना कि मैकबुक पर ये प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, प्रोसेस क्या है उसकी बात करते हैं। प्रोसेस है कि हमारे कंप्यूटर में नहीं, हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर, विंडोज प्लेटफॉर्म के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है एनवायरमेंट वेरिएबल। ठीक है, मैकबुक में होता है नहीं होता है थोड़ा आइडिया नहीं है मुझे। तो आप सर्च बार में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे ENV। ENV टाइप करते ही आपको एनवायरमेंट वेरिएबल एडिट करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, जैसे ही आप एनवायरमेंट वेरिएबल ओपन करेंगे आपको एक छोटी सी विंडो दिखाई देगी। इस विंडो के बॉटम पे जाओगे तो लिख कर आएगा फिर से एनवायरमेंट वेरिएबल, इस पे क्लिक करोगे। अब एनवायरमेंट वेरिएबल दो तरह के होते हैं, एक है करंट यूजर जो भी कंप्यूटर चला रहा है, और एक है सिस्टम, चाहे कोई भी आए। तो हमें इसमें कोई चेंज नहीं करना चाहिए, कभी रिकमेंड नहीं किया जाता, हमें इसमें चेंज करने चाहिए यूजर वेरिएबल। यूजर वेरिएबल अभी जो यूजर है वो ड्यूकेट नाम से चल रहा है। अगर मैं एक यूजर और बना दूं इस लैपटॉप का और उससे लॉग इन करूं तो यहाँ पर नाम बदल जाएगा, यहाँ पर अभी वही आएगा सिस्टम वेरिएबल। अब यहाँ पर देखो, यूजर वेरिएबल के अंदर वेरिएबल का नाम है और वेरिएबल की वैल्यू है। तो इंटरप्रेटर अगर किसी मॉड्यूल को करंट डायरेक्टरी की जगह किसी और डायरेक्टरी से पिक करेगा तो सबसे पहले एनवायरमेंट वेरिएबल में आएगा और यहां पर एक वेरिएबल सर्च करेगा। उस वेरिएबल का नाम होगा पाइथन पाथ। नहीं है, होता ही नहीं है, पहले से पाथ है, हमने कहा नहीं पाइथन पाथ चाहिए, नहीं है तो बना लो। न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ लिखेंगे पाइथन पाथ, बिना स्पेस के एक साथ लिख देंगे पाइथन पाथ। और वो मॉड्यूल जो किसी दूसरी डायरेक्टरी में रखा था और आप इंपोर्ट करना चाह रहे थे, यहां से उसकी डायरेक्टरी ब्राउज कर, फाइल नहीं उसकी डायरेक्टरी। तो डेस्कटॉप की जो डायरेक्टरी है वो ब्राउज करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ब्राउज डायरेक्टरी। कहाँ है डेस्कटॉप, देखो कहीं मिल जाए, दिस PC के अंदर ये है डेस्कटॉप, सेलेक्ट कर लिया डेस्कटॉप। ओके, तो डेस्कटॉप तो आपका पाथ में लिखकर आ जाना चाहिए, मैनुअली लिख दो चाहे ब्राउज कर लो, वो आपकी मर्जी। अब इंटरप्रेटर किसी मॉड्यूल को जब इंपोर्ट होते हुए देखेगा प्रोग्राम में, तो पहले हमारे एनवायरमेंट वेरिएबल में आएगा और एनवायरमेंट वेरिएबल में देखेगा क्या पाइथन पाथ अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो उसकी लोकेशन क्या है, उस लोकेशन पर जाएगा और वहां से मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेगा डेस्कटॉप पर। अब चाहे मैं 50 मॉड्यूल रखूं चाहे 100 रखूं, सारे अवेलेबल हैं, क्योंकि हम इंडिविजुअल मॉड्यूल का पाइथन पाथ सेट नहीं करते, हम उस फोल्डर का पाथ सेट करते हैं जिसके अंदर आपने मॉड्यूल को रखा हो। तो अब डेस्कटॉप पर मैं और भी मॉड्यूल रखूंगा तो सबका पाथ सेट होएगा अपने। ठीक है, उसके बाद ओके कर देंगे, ओके कर देंगे, ओके कर देंगे। अब इसको रन कराएंगे तो देर में भी चांस कि पिक ना करे, तो आइडल क्लोज करके दोबारा चलाना पड़ेगा। पिक कर लेता तो अच्छी बात है, क्लोज करेंगे, दोबारा चलाएंगे। अब ये डिफरेंट डायरेक्टरी से इंपोर्ट किया जा रहा है, कभी रिकमेंड नहीं करते आप ऐसा करो अपनी नॉलेज के लिए।
हाँ ऐसा हो सकता है, कोई पूछ ले तो कॉन्फिडेंटली बता सकते हो कि हाँ हो तो सकता है, भले मुझसे नहीं हो लेकिन होता है, मैंने देखा है वो तो। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इस मॉड्यूल को पाइथन की लाइब्रेरी का पार्ट बना दें, है ना। तो पाइथन की लाइब्रेरी का अगर पार्ट बनाकर मॉड्यूल इंपोर्ट करना है तो कैसे करेंगे बोले। तो पहले मैं क्या करता हूँ, ये हटा दे रहा हूँ क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है कोई मैंने और प्रोग्राम बनाया उसके साथ, तो मैंने फिलहाल इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो अब क्या करने जा रहे हो, हमने कहा हम अपने मॉड्यूल को लाइब्रेरी में रखने जा रहे हैं और फिर इसको लाइब्रेरी से इंपोर्ट होते हुए देखेंगे। इंटरप्रेटर कह रहा है फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं, बाय डिफॉल्ट करंट डायरेक्टरी में पिक कर लेता हूँ और लाइब्रेरी में पिक कर लेता हूँ। बस कोई और डायरेक्टरी है तो मुझे ऐसे बताना था, लाइब्रेरी में अपने आप ढूंढ लूंगा, आप इसे बस जाकर रख दो वहां पर। कॉपी करा इसे, कहाँ मिलेगी लाइब्रेरी, चल रहा है अगेन नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि अगेन ये जो प्रोसेस है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। विंडोज में कैसे होगा मैं करके दिखा रहा हूँ, मैकबुक का मुझे आइडिया नहीं कैसे होगा, ठीक है, या किसी और प्लेटफॉर्म पर कैसे होगा नहीं आइडिया है, और शायद मैकबुक वाला परमिशन ही नहीं देगा, होगा ही नहीं शायद। यूनिक्स लिनक्स वगैरह पर शायद आप कर ही नहीं पाओगे क्योंकि वहां पर ही परमिशन ही नहीं होगी आपकी, ठीक है। विंडोज में फिर भी आप थोड़ा बहुत कर लेते हो। बहरहाल सी ड्राइव में जाएंगे, सी ड्राइव के अंदर व्यू नाम से एक टैब आता है, इस पर जाएंगे। विंडो 11 में ऐसा लुक नहीं आएगा, विंडो 11 में थोड़ा अलग आता है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, हिडन आइटम्स को सेलेक्ट करना है, हिडन आइटम्स। तो विंडो 11 में लुक थोड़ा अलग है, मेरा 10 है, तो आप अपना ढूंढो, व्यू पे क्लिक करोगे, हिडन आइटम्स आएंगे, उस पर क्लिक करोगे, आई का साइज आइकन बनकर आएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर आपको एक फोल्डर देखना चाहिए प्रोग्राम डेटा नाम से, अगर ये दिख रहा है तो इसका मतलब सब सही है, ठीक है। अब जाना इसके अंदर नहीं है, जाना यूजर के अंदर, यूजर में जाओ। यूजर के अंदर जो यूजर नेम फोल्डर है मेरा ड्यूकेट नाम से, आप ड्यूकेट नाम से जाओ। इसके अंदर एक फोल्डर बना होगा ऐप डेटा नाम से, सी के अंदर यूजर्स फोल्डर में यूजर का नेम जो भी है आपका, आपका ड्यूकेट नहीं होगा, आपका कोई और होगा, जो भी होगा वो आप देखो। फिर इसके अंदर ऐप डेटा, ऐप डेटा के अंदर लोकल, लोकल के अंदर प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स के अंदर पाइथन, पाइथन के अंदर पाइथन का कौन सा वर्जन आपका, मेरे में 2 इंस्टॉल है तो 3 वाला चला रहे हैं, 3.13 वाला। इसके अंदर, इसके अंदर अब मिलेगा लाइब्रेरी, ये है पाइथन की लाइब्रेरी जो हम यूज कर रहे हैं। सर फोल्डर है, हमने तो लाइब्रेरी एक फोल्डर में रखी हुई। चलो इसके अंदर जाएंगे, LIV फोल्डर के अंदर, कैपिटल L वाला जो फोल्डर, बस यहाँ जाकर पेस्ट मार दो, हो गया काम। तो ये लाइब्रेरी फोल्डर है। तो अगर किसी को ये बात पता चल गई है और उसने किसी दोस्त के लैपटॉप पे जाके यहाँ डिलीट कर दिया तो उसके पाइथन नहीं चल रही फिर, क्योंकि लाइब्रेरी खत्म कर दी आपने पाइथन की, है ना। चलो अब यहाँ पे जाके आपने पेस्ट कर दिया, कुछ प्लेटफॉर्म पे परमिशन ही नहीं है कि आप पेस्ट करो किसी फाइल पे, करोगे तो मना कर देगा कि एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन चाहिए, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैंने पेस्ट कर दिया। अब कोई भी प्रोग्राम लाइब्रेरी से इंपोर्ट करके यूज किया जा सकता है बिना किसी दिक्कत। तो इस तरह से आप अपने मॉड्यूल को लाइब्रेरी का हिस्सा बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये खुशी आप अपने लैपटॉप तक ही रख पाएंगे। अब आप थोड़ी कह सकते हो कि मैंने अपने मॉड्यूल को लाइब्रेरी बना दिया, मेरा दोस्त चला के देख लो, अरे उसके में कैसे आएगा, ये तो मेरा लैपटॉप है उसमें नहीं पहुंच गया ऐसे,
उसके बाद तब आएगा जब पाइथन के सेटअप के साथ वो लाइब्रेरी का हिस्सा बनकर आता हो। तो आप अपने मॉड्यूल को पाइथन के जो क्रिएटर है उनको सबमिट कर दो मेल वेल करके, उनसे कहना मैंने कोई नई चीज बनाई जो आपके पास नहीं थी, तो हो सकता है वो आपकी बात माने और अगले वर्जन में इसको लाइब्रेरी का हिस्सा बना कर दे दे दुनिया के लिए। तो नया क्या, पहले जो हो गया वही पढ़ ले अपने पहले, नया तो बहुत दूर की बात है। लोग करते हैं, क्यों नहीं करते, करने वाले करते हैं। ओपन सोर्स लैंग्वेज के एडवांटेज में एक एडवांटेज यही तो आता है, कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, सिर्फ क्रिएटर ही रेस्पॉन्सिबल नहीं है आगे बढ़ाने के लिए लैंग्वेज को। किसी के दिमाग में कुछ आया करके देखो, मना कर रहा है कोई। इवन मैं तो ये भी परमिशन है कि लाइब्रेरी में जो प्री डिफाइंड मॉड्यूल हैं आप उन्हें यूज कर रहे हैं, आपको लगा यार ये थोड़ा स्लो एग्जीक्यूट हो रहा है, उसमें चेंज कर दो अपने हिसाब से, और फिर करके देख लो, अगर फास्ट हो गया तो अगली बार फिर इनको मेल कर दो पाइथन के क्रिएटर को कि आपके इस मॉड्यूल में ये कमी थी, मैंने सही करी है अपने लोकल पर, बढ़िया चल रहा है। अब अगले वर्जन में वो चेक करेंगे, सही लगेगा उन्हें तो अपने सेटअप के साथ आपके वाले चेंजेस के साथ मॉड्यूल लेकर आएंगे। ऐसा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। चलो तो फिलहाल हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं कुछ भी। तो जो हमने यहाँ पर अपने मॉड्यूल रखे हैं तो सर कोई एक आधा दिखाओगे, कोई, हमने कहा बिल्कुल दिखाएंगे। एक ओएस मॉड्यूल है, बड़ा फेमस है, लाइब्रेरी में पढ़ेंगे इसको। मतलब किसी भी फील्ड में जाओ, चाहे एनालिस्ट में जाओ, चाहे फुल स्टैक में जाओ, चाहे एआई में जाओ, ये हर जगह यूज होता है। ठीक है, दिखाना जरा खोल। 1200 लाइन का है। अब देखो इनको डर नहीं है, पूरा कोड दे रखा है हमारे लिए। अगर मैंने इसमें ऐसे कर दिया, ये ऐसे करके, तो चलना नहीं है कुछ भी, एरर आ जाएगी, मेरे हर प्रोग्राम में एरर आएगी, क्योंकि हर प्रोग्राम कहीं ना कहीं ओएस पे डिपेंडेंट है, इस लाइब्रेरी पर। तो हमें सब ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बट उन्होंने इसलिए दे रखा है, उनको लगे कुछ गलत कर दिया है या और अच्छा कर सकते थे, तो अपना दिमाग लगाओ, एडिट करो और चेंज करो, मना कर रहा है कोई। अब देखो, जो ओएस मॉड्यूल है उसने अपने अंदर से और मॉड्यूल इंपोर्ट कर रखे हैं। ठीक है, क्या क्या लिखा है वो सब हमें समझना पड़ेगा। बट हाँ, फंक्शन लग रहे हैं ना, समझ नजर आ रहा है कि हाँ फंक्शन तो हैं, पढ़े पढ़े कुछ लग तो रहे हैं। सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने पूरी पाइथन थोड़ी पढ़ ली है। कुछ कुछ समझ में आ रहा है, कहाँ इफ एल्स लगा हुआ है, भाई जो हम पढ़ते हैं, लेकिन इफ एल्स में लिखा क्या है वो समझ से बाहर है फिलहाल। एक चीज देख आज लो, कराऊंगा कल। जब कोई भी मॉड्यूल बनाया गया पाइथन की लाइब्रेरी में, तो उन्होंने उस मॉड्यूल का, उसके फंक्शन का डॉक्यूमेंटेशन बनाया। तो किसी भी फंक्शन का डॉक्यूमेंटेशन ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग से लिखा जाता है। किसी फंक्शन का लॉजिक बाद में लिखना होता है। अगर आपको उस फंक्शन का डॉक्यूमेंटेशन देना है सो डैट कॉल करने वाले को बता पाओ कि ये फंक्शन क्यों बनाया गया, क्या करता है, तो आपको ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग का यूज करके डॉक्यूमेंटेशन लिखना होता है। और अगर मॉड्यूल का बनाना है तो कोई कोड बाद में लिखोगे, पहले ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग का यूज करके ये मॉड्यूल का आपको डॉक्यूमेंटेशन लिखना होता है। कल मैं इसको लिख कर दिखाऊंगा कि आप अपने वाले मॉड्यूल का डॉक्यूमेंटेशन और उसके अंदर जो फंक्शंस हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन कैसे लिखेंगे, और फिर जो कॉल करने वाला है उस तक ये बात कैसे पहुंचेगी कि कितने आर्गुमेंट देने हैं, कितने टाइप के देने हैं, वो सब कैसे पहुंचेगी, कल इसको करके पहले दिखाऊंगा। डॉक्यूमेंटेशन दो स्ट्रीम में चाहिए। क्योंकि इसके अंदर जो सिंबल्स आ रहा है ना, ये वाले, इन सिंबल्स को हटाने के लिए, इनको इग्नोर करने के लिए है जी। चलो कल एक बार डिस्कस कर लेंगे। कमेंट के नुकसान है कुछ, कमेंट को हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, डॉक्यूमेंटेशन को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते। ये जो प्रोग्राम थे इनको हटा देता हूँ, उन्हें दिक्कत करेंगे किसी और बैच में। ये तो हटा ही देता हूँ यहाँ से, ये वाला यहाँ से कट करके।
इसको करके देख लेना।